नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। इसमें जो भी प्रश्न लिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर विषय को टच किया गया है। कुछ मैथमेटिक्स का भी प्रश्न हम लोग देख लेंगे बीच में, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम लोग ज़्यादा अधिक समय नहीं गंवाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगने पे लाइक तो करेंगे ही। पहला प्रश्न की शुरुआत करें। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं, यानी कि घड़ी में जो प्रयोग होता है क्वार्टज क्रिस्टल, यह किस चीज़ का बना होता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन आपके समक्ष है: सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्रिस्टल होता है वह आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या है? रंगहीन गैस, यानी कि ब्रोमीन की जो प्रकृति है, ब्रोमीन का जो नेचर है उसके बारे में पूछा गया है कि ब्रोमीन क्या होती है। तो रंगहीन गैस, भूरी गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, या तो फिर लाल द्रव्य होता है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर ही होगा, ब्रोमीन, यानी कि Br, यह लाल द्रव्य के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। जो वेल्डिंग की जाती है धातुओं को जोड़ने के लिए, तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो राइट आंसर आपका होगा ऑक्सीजन और C2H2, यानी कि एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होती है जो वेल्डिंग के प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में जो लोहे की पाइप पर परत चढ़ाई जाती है तो कौन सा धातु होता है, कौन सा तत्व होता है? तो यह है जस्ता, पारा, लेड, क्रोमियम। तो राइट आंसर आपका जस्ता हो जाएगा, यानी कि Zn की परत चढ़ी रहती है उस लोहे की पाइप में, जिससे संक्षारण रुक जाता है, संक्षारण होता नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, यानी कपड़े की जो सफाई की जाती है तो उसमें डिटर्जेंट में क्या मिला हुआ होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथ, इसको बिस्मथ पढ़िएगा, विस्मथ। इसके बाद अगला ऑप्शन है सल्फोनेट। तो राइट आंसर आपका डी ही होगा, सल्फोनेट होता है। कपड़ों की सफाई के लिए सल्फोनेट डिटर्जेंट में मिला होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है छठा नंबर, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, यानी वह कौन सा तत्व है जो मनुष्य के पसीने से निकलता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, या तो फिर जस्ता है। तो राइट आंसर आपका मैग्नीशियम होगा, यानी कि यह पसीने से निकलने वाला एक तत्व है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, नीला थोथा का रासायनिक नाम है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या तो फिर आयरन सल्फेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कॉपर सल्फेट होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी Cu2SO4। नीला थोथा Cu2SO4 को ही नीला थोथा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, यानी एक ठोस पदार्थ को सीधे गैस में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, या उबलना। तो ठोस को गैस में बदलना यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। इसका एग्जाम्पल में जैसे कपूर आप लेंगे तो कपूर को गर्म करने पर यह सीधे
गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका जो बीच का भाग है द्रव्य भाग वह नहीं प्राप्त होता है, सीधे गैस में बदल जाता है। तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु क्या है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। यह 4 में से ही आपको चुनना है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो राइट आंसर आपका प्लेटिनम डी होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह होता है यानी कि जब हड्डी टूट जाती है मनुष्य की या किसी भी जानवर की, तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से उसको एडजस्ट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है यह पूछा गया है। ऑप्शन है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या तो फिर जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है और यह होता है जिप्सम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि 2 बंधन से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है? यह हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या तो फिर आयनिक बंधन। तो राइट आंसर आपका एल्कीन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या तो फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। ये सभी प्रश्न आपका केमिस्ट्री से आ रहा है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर को जो ही आप खोलेंगे तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या तो फिर नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर निकलने वाली गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन ए आपका हो गया। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध, ग्वालियर, अवध या सतारा है। तो राइट आंसर आपका ग्वालियर होगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सिंध, अवध, सतारा सभी देसी रियासत था जिनको अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो यहाँ पे पूछा गया किसे नहीं मिलाया गया था, तो ग्वालियर को नहीं मिला पाया था। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर आपका सी क्लोरोफिल होगा, यानी कि जिसे वर्णहरित हिंदी में कहा जाता है। इसी के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 15 के बाद 16 नंबर, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका राइट आंसर ए ही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली यह आपका राज सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? इसको किससे पढ़ेंगे? स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति ऑप्शन है, विराम की स्थिति, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का प्रबंधन। तो स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स साइंस यह आपका आंकड़ों का अध्ययन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे स्टैटिक्स ही कहा जाता है सिर्फ। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है या तो फिर सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl मनुष्य के
पेट में पाया जाता है, जो पाचन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण अम्ल है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ग्रसिका, मुख गुहिका, ग्रहणी, आमाशय। तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है पाचन तंत्र में, वह प्रारंभ मुख से ही हो जाता है, जहाँ पे भोजन को चबाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक क्या समस्या है? अल्प बेरोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका असंगठित क्षेत्र डी नंबर ही होगा, जिससे यानी कि असंगठित क्षेत्र के कारण भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वह एक बड़ी समस्या उभर करके आती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पर है? दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर। तो गुल्लक बच्चा बैंक आपका पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? कपास का औसतन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपका डी होगा, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे औसतन उत्पादन कपास का सर्वाधिक है। इसके बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत, यानी कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पे आपका डी होगा, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र वनों, यानी कि जो सर्वाधिक क्षेत्र है, सबसे अधिक एरियाज है, वनों के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं 25 नंबर प्रश्न में, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो नदियों के द्वारा, यानी कि पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं अगला प्रश्न में 26 नंबर, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनसंख्या वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइन के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका 1921 ईस्वी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इसके बाद हम लोग चलिए 27 नंबर में आ चुके हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी, यानी कि सबसे आगे है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यह आपका केरला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है। उसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखें, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। तो सबसे अधिक जूट उत्पादन जिला के अंतर्गत आपका पूर्णिया ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, कोसी, सोन, गंडक, कमला। तो त्रिवेणी नहर आपका गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, ओमेगा 3 एक वर्ग है, यानी कि ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? यह प्रश्न है बसीय अम्ल का, विटामिन का, हार्मोन का या विषाणु का? तो ओमेगा 3 यह वसीय अम्ल का एक ग्रुप होता है, वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए है रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल, मजरूल हक। तो यह राइट आंसर आपका सचिंद्रनाथ सान्याल होगा, जिन्होंने 1913 ईस्वी पटना में अनुशीलन समिति को संगठित किया था। अगला प्रश्न है 32 नंबर, राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसको किससे पढ़िएगा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। तो राइट आंसर आपका सी होगा, लॉर्ड मिंटो। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
मुंबई प्रेसिडेंसी, इसको एसोसिएशन इस तरह से पढ़िएगा, आ नहीं होगा। एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग बनर्जी, तैयब जी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फिरोज शाह मेहता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्होंने मुंबई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है 34 नंबर। अब यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न देख लेते हैं। समझदारी भरा प्रश्न है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। तो 342 से भाग दिए, शेष 47 हो गया और कुछ भागफल आया होगा, लेकिन यह संख्या हो गई आपकी 342 प्लस 47 करेंगे तो यह 7 2 9 4 4 8 389 हो गया। अब 389 में आपको 19 से भाग देना है, तो 19 से भाग देंगे तो कितना शेष बचता है, यही पूछा गया है। तो 19 दूनी 38 और यहाँ पे 9 शेष बच गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। यह भी मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, बहुत सिंपल प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 200/3% खर्च करता है और 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है, उसकी मासिक खर्च क्या है? खर्च पूछा गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल करके यहाँ पे बनाते हैं, समझने में सहूलियत होगी। आय मान लेते हैं 100 रुपया, तो खर्च कितना हो गया? तो खर्च आपका x का 200/3% है, 100 नीचे ला देंगे, कट गया, यानी कि 2x, यह हो गया आपका 2x/3। तो यह खर्च कर रहा है। बचत कितना हो गया? तो बचत के लिए x में आपको 2x/3 घटाएंगे, तो यह होगा x/3 बचत किया। अब बचत करता है, यहाँ पे देखिए 1200 रुपया प्रति महीना, इसको हटाते हैं, तो 1200 रुपया प्रति महीना बचत करता है। तो x/3 बचत किया, जबकि उसका कुल आय x रुपया है, तो 1 रुपया करेगा तो x/3 होगा, 3 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 1200 रुपया प्रति माह, फिर 1200 देंगे, एक एक नियम से इसको कर रहे हैं, तो यह 1200 हो गया, x कट गया, 12 तिया 3600 रुपया उसकी आय हो गई। और बचत कितना किया था? बचत किया था आपका 2x/3 था, तो x के स्थान पे आपको 3600 रुपया रखना है, यह आय हो गया। इसको हटा दीजिए अब यहाँ से, इससे कटाइए, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपया वह उसकी मासिक खर्च है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसे शॉर्ट विधि से भी बनाएंगे, प्रैक्टिस करने की सिर्फ ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप स्वयं भी इसे हल कर लेंगे। अब यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? तो 7 से आप देखते चलेंगे, 11 से 90 के बीच में है, तो 7 दूनी 14 हो गया, इसे भी। लेकिन यह यदि लंबा प्रोसेस में रहे तो वहाँ पे कठिनाई होगी, तो वहाँ पे एक सूत्र का हम लोग प्रयोग करके निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे हम आसान विधि से ही देख लेते हैं। 14, उसके बाद 21 होगा, यानी कि पढ़ते चलिए 7 का को, 14 सत्या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठी 56, 7 नमा 63, 7 दही के 70। आगे चलिए 90 तक हमको जाना है। उसके बाद हो गया, इसमें 7 7 जोड़ते चलिए, 77, फिर हो गया 84। अब 84 के बाद यदि 7 जोड़ेंगे तो 91 होगा, तो 91 तो लेना नहीं है, 90 के अंदर ही होगा। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हुई जो 7 से विभाज्य, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, Tn = a + n-1 × d। Tn में आपका लास्ट की जो संख्या है वह हो जाएगी, तो लास्ट की संख्या 84 होती है। a के स्थान पे 14 रखेंगे, यानी प्रथम पद हो गया, और उसके बाद n हमें ज्ञात करना है और d के स्थान पे 7 रखेंगे। इसका कैलकुलेट करेंगे तो
हल करने के बाद आपका उसी प्रकार से 11 ही प्राप्त होगा। n इक्वल टू, यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यदि लंबी संख्या हो, अधिक दूरी तक तय करनी हो, उसमें 7 से विभाज्य या किसी भी संख्या से विभाज्य पूछी जाए तो आप इसी सूत्र की सहायता से, या 10th का एक फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का, इसी की सहायता से निकालना आसान हो जाता है। इसके बाद हम लोग अब आ चुके हैं पुनः साइंस के प्रश्न में। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तो फिर तांबा। तो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में, H में, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या मेरठ षड्यंत्र केस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे काकोरी षड्यंत्र केस होगा। काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न है 39 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या तो फिर खनिज है। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरेबुलम। तो राइट आंसर आपका हाइपोथैलेमस होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के तापक्रम को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम सभा। तो स्पष्ट है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 43 नंबर, और हम लोग अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं। 43 प्रश्न ही इसमें था। भारतीय संविधान के 44वें, इसको वे पढ़िएगा, 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? धार्मिक निकाय, सजातीय समूह, स्त्री या तो फिर नागरिकता। तो राइट आंसर आपका नागरिकता होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 44वें अनुच्छेद के तहत इसको लिया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल प्रश्नों को देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद हम लोग पुनः एक एक करके कुछ कठिनाई स्तर की ओर चलते चलेंगे। जो सामान्य सा प्रश्न था, आसान सा प्रश्न था, उसका हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अनेक वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखें हैं तो इस चैनल पे आकर के बारी बारी से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।